Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 4 of Sampling Design and Analysis, MTH 494. So, in lecture number 4, we were discussing the core theme of the sampling design. In fact, not sampling design, but हमने एक चीज़ पे वहाँ पे फाइनल बात जो कंक्लूड की थी, हमने ये कहा था कि अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन with the help of the sample statistic and हमने population parameters को estimate करना होता है. To do this job हमारा जो core emphasis था वो sampling के ऊपर था कि हमारा sample ठीक होना चाहिए. अगर हमारा sample ठीक हो जाएगा तो और उसके बाद अगली स्टेज क्या आएगी, हमारा sample drawing procedure. अभी हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे. फिलहाल हमारी सारी की सारी डिस्कशन जो हैं वो हो रही हैं सैम्पल के ऊपर कि एक अच्छा सैम्पल क्या हो सकता है. फिर जब अच्छे सैंपल के ऊपर बात होगी तो वहां पर फिर हमारे पास बात आई एरर्स के ऊपर कि हमारे पास कौन से एरर्स हो सकते हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट यहाँ पे सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर. सो वो डिस्कशन चल रही थी तो हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था वहां पे हमने उसको कंक्लूड कर लिया. तो अभी हमारी डिस्कशन इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट होगी. वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी न्यू थिंग, एनी सिंगल न्यू थिंग इन दैट, बल्कि हम उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे. तो आप इस लेक्चर को अपना जो आपका लास्ट लेक्चर है उसी की कंटिन्यूएशन के साथ आप इसको एक तो सुनेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी उसी हवाले से आप करेंगे. सो एनालिसिस एंड एस्टिमेशन. एनालिसिस एरर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट एरर्स. तो अभी तक हमारे पास बात वही चल रही है कि कौन कौन से एरर्स पॉसिबल हैं. तो हमारे पास एनालिसिस स्टेज पे भी एरर्स आएंगे और एस्टिमेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे. So analysis errors include any error that occur when using wrong analytical tool or when preliminary results are used instead of the final ones. Well, this is important. से हमने काम करना था और अभी खैर वो चीज़ अगर मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा तो शायद वो बिफोर द टाइम होंगे, लेकिन एनीवे हम बात कर लेते हैं. हमारे पास जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अवर ऑब्जेक्टिव, विद रिस्पेक्ट टू अवर हाइपोथेसिस से मैं वहाँ पे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगाना चाहता हूँ. तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक में ये होता है कि जब भी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज़ किया जाता है तो या हमें उसके ऊपर काम करना था तो वी ऑलवेज यूज सम सॉर्ट ऑफ काई स्क्वायर. ओके, हमारे पास दैट इज सम काइंड ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक और हम उसको यूज करके अपना जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको सॉर्ट आउट करते हैं. लेकिन अगर डेटा की जो शेप है वो कुछ ऐसी बन रही है या इवन हमें लग रही है कि वो ऐसी है कि हम वहाँ पे टी स्टैटिस्टिक या से जेड स्टैटिस्टिक या एफ स्टैटिस्टिक यूज कर लें समहाउ, ठीक है, यूज तो वो हो जाएगी, रिजल्ट्स भी वो दे देगी, लेकिन वो बेसिकली एक गलत टूल इस्तेमाल हुआ है. उस काम के करने के लिए वो टूल नहीं था. We were supposed to use chi-square in that particular situation if we were interested in test of independence. But we are not using test of independence with the help of chi-square. But हमने वहाँ पे एक गलत टूल लगा लिया. तो उससे बात वही, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एक आंसर आने में और सही आंसर आने में बहुत बड़ा फर्क होता है. तो हमारे पास वहाँ पे एक जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें नहीं मिल सकता. या अगर हमने एक पूरा एनालिसिस नहीं किया और बहुत ही बेसिक हमारे पास अगर कहीं पे रिजल्ट्स मौजूद हैं, हम उन्हीं रिजल्ट्स को बेस बना के अपना फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लें तो फिर क्या होगा, हमारे पास वो भी एनालिसिस एरर्स की कैटेगरी में ही शामिल होगा. एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ डेटा रिजल्ट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज एनालिसिस एरर्स. वेल, जब आप उसको पब्लिकेशन लेवल पे लेकर आते हैं, वहां पर आपने सही फॉर्मेट फॉलो नहीं किया या आपने उन रिजल्ट्स का एनालिसिस या उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, तो वो भी आपके एनालिसिस एरर्स में ही कंसिडर किए जाएंगे. एस्टिमेशन एरर्स अकर्स व्हेन इनएप्रोप्रिएट और अब एस्टिमेशन की बात हो रही है. पहले हमने एनालिसिस की बात की, नाउ अब हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन की. एस्टिमेशन एरर्स अकर व्हेन इनएप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट weights are used in the estimation procedure, thus introducing errors to the data. Well, ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं बिफोर द टाइम बात है. जब हम weights की बात करें कि weights क्या है, तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह किसी और स्टेज पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमने आगे जाके वेट बेस्ड एनालिसिस भी करना है कि हम कौन से वेट्स दे रहे हैं या कैसे वेट्स असाइन हो रहे हैं. लेकिन अगर हमने गलत वेट दे दिए या जो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थे ऐसे वेट्स हमने वहाँ पे अगर असाइन कर दिए तो फिर वो भी हमारे पास एस्टिमेशन एरर्स आएंगे. एंड एस्टिमेशन एरर्स आल्सो अकर व्हेन रॉन्ग एस्टिमेटर्स आर सिलेक्टेड बाय एनालिस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा. से मेरे पास अगर पैरामीटर है म्यू, म्यू इज योर पॉपुलेशन मीन, और मैं इसको एस्टिमेट करने के लिए
मेरे पास क्या है, मैं कोई भी सैंपल एवरेज यूज कर सकता हूं, जिसके अंदर एक मेरे पास हो सकता है सैंपल मीन, जैसा कि मुझे पता है, हम इसको ऑलरेडी अपने लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. आई कैन यूज सैंपल मीडियन एज वेल, एंड हमारे पास कुछ और अप्रोचेस भी हैं. ये दोनों इसके लिए क्वालिफाई करते हैं. देयर आर सम सर्टेन रूल्स. हमने जब एस्टिमेशन की या जब हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की दो ब्रांचेस की बात की थी, हमने कहा था उसमें से एक एस्टिमेशन है, उसमें से हमने कहा था उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. वन वाज द पॉइंट एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन वाज द इंटरवल एस्टिमेशन. तो इफ यू यूजिंग पॉइंट एस्टिमेशन, तो किन में से कौन सा एस्टिमेटर यहाँ पे बेस्ट है? तो हमने वहां पे सिर्फ नाम लिखे थे. देयर वर सम प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज थी. अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी. तो इनमें से कौन सा एस्टिमेटर ऐसा है जो कि इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? तो वो एस्टिमेटर जो कि इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एस्टिमेटर. तो अगर वहां पे जो बंदा डेटा को एनालाइज कर रहा है, मीन आपका डेटा एनालिस्ट जो है, वो अगर कहीं पे गलत एस्टिमेटर यूज कर लेता है टू एस्टिमेट देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर, तो वहां पर भी एक एरर जनरेट होगा, एंड दैट एरर इज नोन एज एस्टिमेशन एरर्स. ओके, नाउ ऑल अबाउट जो कि अभी तक हमने बात की थी, हमने नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात की है. नाउ अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर, राइट? क्योंकि ये प्योरली हमारी गलती होती है, ये प्योरली हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर आ जाता है, या मीन हमारे एंड पे सारी गलतियां. अगर हमने गलत टूल सेलेक्ट कर लिया, गलत टेक्निक सेलेक्ट कर ली, हमने गलत एस्टिमेटर सेलेक्ट कर लिया, हमने गलत टाइम सेलेक्ट कर लिया, गलत जगह सेलेक्ट कर ली, तो ये तमाम के तमाम जो एरर्स हैं वो आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स में जाएंगे. So non-sampling errors can be minimized by adopting any of the following approaches. Using an up-to-date and accurate sampling frame. Well, हमें ये पता है कि जब भी हमारा data out of date होगा, say if I am using year 2006 data for the analysis in year 2014 or 15, तो फिर obvious सी बात है 2006 के अंदर population कुछ और थी, 2006 के अंदर रिसोर्सेज की एलोकेशन कुछ और थी. एवरीथिंग वाज डिफरेंट. सो वी कैन नॉट एलोकेट, वी कैन नॉट यूज दैट स्टफ हियर. ओके, सो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द टाइम द सर्वे इज कंडक्टेड. अगेन वही बात होगी है, आपकी अगर वहां पे सैम्पलिंग, आपकी सैम्पलिंग फ्रेम अगर आउट ऑफ डेट है, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत टाइम चूज किया है. फिर हमने एक और एग्जांपल दी थी कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के मेस के अंदर वो जो सर्विसेज वहां पे दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, उसको एवेलुएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए व्हाट इज द राइट टाइम. ऐसा नहीं हो सकता कि आप शाम 5 बजे से लेकर रात 7 बजे तक उसका इंटरव्यू कर लें या वहां जाके क्वेश्चन फिलअप करवा लें, बिकॉज वो जो टाइम डोमेन है उसमें ज्यादातर जो वहाँ पे क्लासेस हैं वो ऑफ हो चुकी होती हैं और स्टूडेंट्स वापस अपने घरों को जा चुके होते हैं, तो शायद आपको एक अच्छा फीडबैक या एक अच्छा रिजल्ट वहां से ना मिल सके. सो प्लानिंग फॉर द फॉलो अप ऑफ द नॉन रिस्पॉन्डेंट्स. हाँ, नॉन रिस्पॉन्डेंट्स का इशू हमारे पास रहा है, उसके कई रीजन थे. उसमें क्वेश्चनर का मसला, आगे भी हम इंशाल्लाह क्वेश्चनर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज के सेशन में. लेकिन अलॉन्ग विद दैट, बहरहाल हमने अल्टीमेटली ये कहा कि नॉन रिस्पॉन्डेंट्स या वैसा नॉन रिस्पॉन्सेज बहरहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है जब भी वी आर हैविंग सर्वे रिसर्च, राइट? सो कुछ ऐसी स्कीम वहां पे बनाई जाए कि आप जहाँ फॉलोअप स्टडी करें, जो लोग नॉन रिस्पॉन्स के लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों को दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करें, ताकि अगर कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है या कोई सेंसिटिविटी दे आर फीलिंग, वी कुड फिक्स दैट. सो केयरफुल क्वेश्चनर डिजाइन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो होता है क्वेश्चनर, उसकी डिजाइनिंग का इशू होता है. मे बी चीजें सीक्वेंस में नहीं होती, रेलेवेंसी का प्रॉब्लम होता है, आपस में क्वेश्चंस का कोरिलेशन का प्रॉब्लम होता है. आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसकी इमीडिएट बाद आपने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया और काफी नीचे जाके आपने फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कोई मिलती जुलती चीज जो है वो पूछ ली. तो वहां पर रेलेवेंसी और ये सारी चीजें, एक जो आपका मतलब माइंड सेट है वो जा रहा है. आप वैसे उसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते रहें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो दैट इज अ क्वेश्चनर डिजाइन इशू. अभी हम क्वेश्चनर डिजाइन पे आगे फिर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चनर डिजाइन पे थोड़े केयरफुल हो जाएं, और इसका एक बड़ा अच्छा तरीका यह है कि आप उसकी पायलट टेस्टिंग कर लें. जब आप पायलट टेस्टिंग कर लेंगे, यू विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक. आपको लोग फीडबैक भी देंगे, वहां पे जो से इश्यूज आएंगे उस पर भी फीडबैक मिल जाएगा, एंड यू कैन फिक्स दैट. And then providing through training and the periodic retraining of the interviewers and the processing staff. Well, this is important because that usually leads to your HR, right? Issue ये है
कि सब कुछ ठीक है, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है, आपने बहुत अच्छा टाइम डोमेन लिया हुआ है, आपकी ज्योग्राफिकल डोमेन भी बहुत अच्छी है, आपकी सैम्पलिंग फ्रेम भी एक्यूरेट एंड अप टू डेट है, बट इशू ये है कि जो स्टाफ उसको फिलअप करवा रहा है, कहीं वो सिर्फ जान तो नहीं छुड़ा रहे, कहीं वो सिर्फ एक जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है टोटल तो नहीं पूरा किया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टाफ है जो ये काम कर रहा है, हमें उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमें उनको इस बात को रियलाइज़ करवाना है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा की बेस पे हमने आगे एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। ये डेटा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूज़ करेगी या यूनाइटेड नेशन यूज़ करेगी या जो आपकी बड़ी एजेंसीज हैं वो यूज़ करेंगी फॉर द वेलफेयर ऑफ योर ओन पीपल, राइट। एंड देन एट द सेम टाइम अगर आप अपने इंटरव्यूअर्स को या जो लोग आपको डेटा गैदर कर रहे हैं उनको ट्रेन करेंगे, साथ साथ जिन लोगों ने इसको प्रोसेस करना है, जिन्हें उसकी कोडिंग करनी है, जिन्हें उसको फीड करना है। देखिए इशू ये है कि बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन उसके पास तो डेटा मतलब फाइनली प्रोसेस हो के आएगा, तो वो तो ये अज्यूम करेंगे कि डेटा जो है वो बहुत ही वेल प्लान्ड है और बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से कलेक्ट किया गया है और इसकी प्रोसेसिंग, इसकी फीडिंग इनटू द सॉफ्टवेयर इज लाइक क्वाइट अप टू द मार्क। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा एरर हुआ तो फिर वो बहरहाल हम उस बंदे के एंड पे उसको नहीं थ्रो कर सकते, राइट। Designing good system to capture errors that occur during the process of collecting data, sometimes called data quality assurance system. Well, we can introduce a data quality assurance system. जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वहां पर देख सकते हैं कि अगर डेटा में कोई ऐसी कोई मेजर हम कहते हैं एबनॉर्मैलिटी है, देखें कोई माइनर एबनॉर्मैलिटी को तो कभी भी हम उसको ठीक नहीं कर सकते। से अगर एक शख्स की 35 उसने अगर 36 लिख दी है, वेल आप किसी का चेहरा देख के या अगर आप ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं तो यू कैन नॉट गेस, वेल यू विल से ओके दिस पर्सन इज बिटवीन लाइक 30 to 35। तो अगर वो 31 लिखता है ऑल्दो उसकी एज 35 है तो ये एरर तो आप वहां पे रिमूव नहीं कर सकते। बट इफ अ पर्सन इज ऑफ 60 years एंड इफ ही और शी इज राइटिंग दैट माई एज इज 35, तो वेल ये चीज़ जो है वो इमीडिएटली पता चल जानी चाहिए। फिर अगर कोई रॉन्ग फीडबैक आ रहा है, कहीं पे नॉन रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अगर हम रियल टाइम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो फिर वो एरर्स वहाँ पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो हम उनको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वेल अभी तक हमने जितनी भी बात की, अगेन देखिएगा हमारा एम्फेसिस कहाँ पर है। वी हैव टू एस्टिमेट अवर पॉपुलेशन, वी आर रिलाइंग ऑन अवर सैंपल, बिकॉज हम सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में एक अंदाजा लगाते हैं, एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। सो अगर गलती कहीं पे सैम्पलिंग के एंड पे हुई तो फिर हमारा पूरे का पूरा प्रोसेस गलत। सो फॉर दैट वी नीड टू फिक्स फर्स्ट सैंपल एंड देन सैम्पलिंग टेक्निक्स। नाउ उसमें दो तरह के एरर्स हमने कहा जनरेट हो सकते हैं, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सो नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर हमने बात कर ली बहुत डिटेल। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स के ऊपर कि सैम्पलिंग एरर्स हमारे पास कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। और ओके लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। फिर हम इसके ऊपर इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यूएशन में लेके जाएंगे। रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट derived from a sample survey and the true value that would result if a census of the whole population were taken under the same condition. Well, this statement बात आ रही है, उसका मतलब ये वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। तो कहता है रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल सर्वे, यानी सैंपल स्टैटिस्टिक, और मतलब मैं अगर यहां पे लिखूं तो शायद इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्स बार, अगर एक्स बार एक मेरे पास सैंपल स्टैटिस्टिक है, इसका डिफरेंस म्यू, इसका रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है म्यू, तो वो ये बात कर रहा है। दैट इज refer to the difference between the estimate derived from a sample survey, that is x bar, and the true value that would result if a census of the whole population were taken under the same conditions। कि अगर हम यहाँ पे complete census करते, all the elements in the population को observe करते, तो वहां से जो mean आता वो mu होता। ठीक है, okay, that is basically sampling error। These are errors that arise because data has been collected from a part rather than the whole of the population। Well, ये errors होंगे, क्यों? Sample is a small part, mean अगर आपको याद हो तो हमने अपने lecture 2 या 3 के अंदर ये बात भी की थी। If this is considered as the whole population, we are relying on these portions of the population से हमने ये sample उठाया, right?
अब हम इनकी बेस के ऊपर पूरे पॉपुलेशन के बारे में एनालाइज करने चले हैं, right? तो ये एरर्स तो आएंगे, बिकॉज अगेन पढ़ते हैं इस बात को, दीज आर द एरर्स दैट राइज बिकॉज डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम अ पार्ट, ये बात हो रही है, rather than the whole of the population. Because of the above, sampling errors are restricted to sample surveys only, unlike non-sampling errors that can occur in both sample surveys and census data. देखिए जब नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं वो तो आपकी जब कंप्लीट इन्यूमरेशन में भी आएंगे और वो आपके सैंपल सर्वेज में भी आएंगे, बिकॉज वो सारे ह्यूमन एंड के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही सैम्पलिंग एरर्स की, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल सर्वेज के अंदर आएंगे। ये कभी भी आपके पास ऐसा कंप्लीट सेंसस में तो उन्होंने एग्जिस्ट ही नहीं करना, बिकॉज इशू ये है आप तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन स्टडी की जा रही है तो उस सूरत में आपके पास यहाँ पे सैम्पलिंग एरर आने की कोई तुक नहीं बनती, राइट। There are no sampling errors in a census because the calculation are based on the entire population. जो आपकी कैलकुलेशन है वो पूरी पॉपुलेशन पे बेस कर रही हैं। They are measurable from the sample data in the case of probability sampling. Well, अगेन यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन मे बी आज के लेक्चर में या हम इस तरह के लेक्चर में हम जरूर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर स्विच कर जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे। लेकिन हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स जो हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी ऐसा सैम्पलिंग प्रोसीजर जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शंस इन्वॉल्व हों, उस सूरत में हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स जो हैं वो मेजरेबल हैं। More will be discussed in detail in the more advanced modules of the training program. हमारे पास ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है सैम्पलिंग डिजाइन एनालिसिस का, हम इसके ऊपर आगे मजीद बात भी करेंगे। Now, we have to know one thing very clearly कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सैम्पलिंग एरर्स को इफेक्ट करते हैं, यानी जिनके अंदर अगर हम गलती करेंगे तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर के इंक्रीज या से डिक्रीज होने के चांसेस हैं। It is affected by number of the factors including number 1, sample size. Well, in general, larger sample sizes decrease the sample error. क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। Suppose करें this is your population, right? And हमारे पास सैम्पलिंग एरर है क्या? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, so कहाँ पे लिखना चाहिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए, I think. अभी हमने सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज x बार माइनस म्यू। दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू एंड दिस इज ट्रू वैल्यू, राइट। अब देखिए मैं अगर यहां से ये पोर्शन पिक करता हूं और इसकी बेस पे मैं इस पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताता हूं, कल को मैं इसका साइज बढ़ा के इतना कर देता हूं, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल 2 था और ये लेवल 1 है, तो लेवल 2 के जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा रिलायबल होंगे एज कम्पेयर टू लेवल 1, बिकॉज अब हमने ज्यादा एलिमेंट्स को अंडर डिस्कशन ले लिया है। देन अगर कल मैं इसके साइज को और इंक्रीज कर देता हूं, दैट इज लेवल 3, फिर मैं इसके साइज को और इंक्रीज कर देता हूं, दैट इज लेवल 4, दैट इज लेवल 5। तो जैसे जैसे मैं सैंपल साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे रिजल्ट्स, ये वाला एरर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मेरा एस्टिमेटर जो है वो अप्रोच करना शुरू कर देगा अपने रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन वैल्यू को। तो फिर क्या होगा, माई एरर, यहाँ पे दैट इज एन एरर, तो एरर क्या होगा, एरर विल अप्रोच टू 0। कभी होना नहीं है 0 इसने, इट विल सिंपली अप्रोच, ओके। लेट मी रीड दिस अगेन। इन जनरल लार्ज सैंपल साइजेस डिक्रीज द सैंपलिंग एरर, हाउएवर दिस डिक्रीज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि जिस रेशो से आप अपना सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे सेम उसी रेशो से आपका जो एरर है वो भी डिक्रीज होगा, राइट। As a rough rule of thumb, you need to increase the sample size 4-fold to halve the sampling error, but bear in mind that non-sampling errors are likely to increase with large sample. Well, अगर आप उसको 4-fold पे ले जाएं सैंपल साइज को, तो मे बी आपका सैंपल एरर जो है वो आधा वो हाफ में डिक्रीज होना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज आपके ध्यान में और भी रहे, अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो नॉन सैम्पलिंग एरर, वेल वो बाहर एक इशू फिर अपनी जगह पे राइज होना शुरू हो जाएगा कि जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसकी जो फीडिंग के अंदर है, कोडिंग के अंदर है, उसके एनालिसिस के अंदर है, उसके एस्टिमेशन के अंदर है, वो इन्वॉल्व होगी, तो वहां पे एरर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रूल ऑफ थंब, यू शुड रिमेंबर इट, आई विल आस्क यू समवेयर इन द एग्जाम, ओके। द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस is of lesser influence, but as the sample size increases
एज अ फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन द सैम्पलिंग एरर शुड डिक्रीज। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। द वेरिएबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन, वेल अभी तक हमने वेरिएशन के ऊपर कोई बात नहीं की थी, लेकिन अभी हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। कहता है मोर वेरिएबल पॉपुलेशंस गिव राइज टू द लार्ज एरर एज द सैंपल्स और द एस्टिमेट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स आर मोर लाइकली टू हैव ग्रेटर वेरिएशन। वेल अगर आप एक स्टडी करना चाहते हैं जो कि आप जब जापान में करना चाहते हैं, तो वहां पे एज्यूम ये किया जाता है कि लोगों की हाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू आवर रीजन उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती हैं, राइट। तो अगर आप वहां से कोई सैंपल लेंगे सिर्फ जिसके अंदर ऑल द पीपल आर जापानीज, तो वहां पे वेरिएशन कम होगी, सो अल्टीमेटली सैम्पलिंग एरर भी रिड्यूस होगा। लेकिन अब आपने वहां पे से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रही है, वहां से जापान वाले भी आए हुए हैं, सूडान वाले भी आए हुए हैं, अमेरिकन भी आए हुए हैं, यूरोपियंस भी आए हुए हैं, एशियंस भी आए हुए हैं। तो अब क्या हो गया, डेटा के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर हम लोगों की हाइट्स की बात करें, तो अगर आप वहां से लेंगे, वहां से कोई सैंपल पिक करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो ज्यादा होने के चांसेस हाई हैं, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन में हम हाइट की बात करें तो वहां पर वेरिएशन ज्यादा है। The effect of variability within the population can be reduced by the use of the stratification that allows explaining some of the variability in the population. Well, अब अगेन ये एक नई टर्म आ गई पिक्चर में, ठीक है, हमें इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, राइट। अनटिल जब मैं सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे। हाँ, अगर हम ये, वैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जनरल आइडिया जरूर यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर डिफरेंट नेशंस के, डिफरेंट कंट्रीज के और डिफरेंट रीजन्स के लोग होंगे। तो व्हाट इफ अगर हम ये करें कि वहां पे जो यूनिफॉर्म रीजन्स हैं, से एक ऐसी बेल्ट है जो कि जहां वैसे अफ्रीका से बिलोंग करते, तो ये ज्यूम किया जाता है कि अफ्रीकन की हाइट जो है वो एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ी ज्यादा होती है। एशियंस आर मॉडरेट, वेयर एज आपका वियतनाम एंड जापान ये जो है ये थोड़े से कम होते हैं। तो अगर जो होमोजीनियस लोग हैं उनको एक एक ग्रुप में कर दिया जाए तो क्या होगा, फिर इनसाइड वेरिएशंस कम होना शुरू हो जाएंगी, राइट। जब इनसाइड वेरिएशन कम होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद अगर सैंपल पिक किया जाएगा तो वहां पे सैम्पलिंग एरर ऑब्वियसली रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर होगा। फोर्थ वन इज द सैंपल डिजाइन, राइट। एन एफिशिएंट सैम्पलिंग डिजाइन विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सैम्पलिंग एरर। नो नीड टू डिस्कस इट राइट नाउ, बट जैसे हम सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ेंगे हमें वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज सैम्पलिंग डिजाइन मीन हियर, ओके। Then we have the characteristics of the sampling error, right? Generally, sampling error की बात हो रही है. It decreases in magnitude as the sample size increases. You should know this. Sample size बढ़ाया जाएगा, sampling error reduce हो जाएगा, but not directly proportional. ये बात हम कर चुके हैं. Depends on the variability of the characteristic of interest in the population. Again, we have discussed. Can be accounted for and reduced by an appropriate sample plan. अगर हम sample plan अच्छा कर लें, सिर्फ sample design की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है, we can reduce sampling errors here, okay. Can be measured and controlled in probability sample surveys. Well, sampling errors को हम जब measure भी कर सकते हैं, we can control, we can minimize, we can handle very easily if we are dealing with the probability sampling. इसका मतलब यह है कि we are not so much confident and we are not so much competent to handle sampling errors while we are dealing with a non-probability sampling. Okay. Reducing sampling error if sampling principles are applied carefully. हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ये सारे सैम्पलिंग के प्रिंसिपल्स थे, सैंपल के ऊपर बात हो रही थी. Within the constraint of the available resources, sampling errors can be kept to a minimum level. Well, ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात हो रही है, थोड़ी सी ख्याली बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज जब क्या कहते हैं घोड़ा भी होगा, जब मैदान भी होगा तभी पता चलता है कि वहाँ पे किस स्पीड से वो दौड़ता है. लेकिन यह है कि ये एक हाइपोथेटिकल बात जरूर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा केयरफुली करें, लेकिन वी आर लिविंग इन द सोशल वर्ल्ड, राइट, वी आर नॉट लिविंग वो क्या कहते हैं कंक्रीट, हम यहाँ वर्ल्ड में नहीं रहते. तो यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट हमारे पास अप्रोचेज हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आंसर करना है. So these are some sources you can look for some more details. Okay. Now we have to discuss some bias issues. ठीक है, selection bias. What is selection bias? हम इसके ऊपर आल्दो की बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको फॉर्मली पिक्चर के अंदर लेकर आ रहे हैं.
Selection bias occurs when some part of the target population is not in the sampled population. A good sample will be as free from selection bias as possible. हो सकता है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा आपके सैंपल के अंदर शामिल ना हो ड्यू टू एनी रीजन. इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकते हैं. ठीक है. से you don't like black, you don't like white, you don't like Africans, you don't like Europeans, तो आप उन वाले जहाँ पे वो लोग रहते हैं आप उनको शामिल ही ना करें. सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ पे सिलेक्शन बायस पिक्चर में आ सकता है. लेकिन हम कभी भी उस सैंपल को अच्छा सैंपल नहीं समझेंगे जहाँ पे सिलेक्शन बायस होगा. बिकॉज व्हाट वी वांट इज दैट कि आपका सैंपल जितना फ्री होगा सिलेक्शन बायस से उतना ही वो अच्छा सैंपल कंसिडर किया जाएगा. नाउ एग्जांपल्स ऑफ द सिलेक्शन बायस क्या हो सकती हैं. सैंपल ऑफ कन्वीनियंस. इट इज बेस्ड, देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैंपल ऑफ कन्वीनियंस. सैंपल ऑफ कन्वीनियंस से मुराद ये है, सपोज हमने लास्ट टाइम किसी लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि वी आर डूइंग रिसर्च इन सम हॉस्पिटल, ठीक है, ऑन एंटीबायोटिक्स के नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स पर प्रिस्क्रिप्शन कितनी दी गई हैं. तो एक ऑप्शन तो यह है कि हम हर एक पर्टिकुलर वार्ड में जाएं और वहां पे कुछ नंबर ऑफ पेशेंट से ये वाली इंफॉर्मेशन गैदर करें. बट अगर हम अपनी आसानी के लिए हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं जहां से भी आएंगे वो आएंगे तो गेट सही, ठीक है, तो हम वहां पे खड़े होकर लोगों के पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको वैल्यूएट कर लें, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर वार्ड के लोग या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लोग वहां से ना गुजरें या उनका डेटा हमारे पास ना हो. तो फिर हमारे पास जब भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग दी जाती है तो वहां पे सिलेक्शन बायस जरूर पिक्चर में आ जाता है. इट इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी. It is often biased since the units that are easy to select or are likely to respond are usually not representative of the harder to select or no responding units. Well, ये लोग आपको easily accessible हो जाते हैं. Basically ये वो लोग होते हैं जो इसमें वो लोग रह जाते हैं जो respond नहीं करना चाहते. और अमूमन जब भी convenience sampling दी जाती है तो वो कोई अच्छी representative sampling नहीं होती. Using a sample selection procedure that, unknown to investigator, depends on some characteristic associated with the properties of interest. एक और हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है, सैम्पलिंग डिजाइन है, दैट इज अ जजमेंट सैम्पलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जजमेंट सैम्पलिंग? सपोज इफ आई एम अ टीचर and like my administration asked me कि we want some representative from this class, and at that time I am teaching in that class. So maybe for me, Muhammad Khalid, he is the very best student in mathematics and statistics. So for me, he is the best guy, right? But maybe on the other hand, अगर कोई और course है, say if you're talking about marketing or say HR, right? तो हो सकता है वो इतना theoretical courses में इतना अच्छा ना हो. तो in my judgment, he is the good. But in the judgment of some other teachers, he is a very poor guy. He is a very poor student, right? तो again यहाँ पे selection bias आ जाएगा. The investigator uses his or her judgment to select the specific units to be included in the sample. The choice of the sample is normally intended to be representative, right? Misspecifying the target population. For example, when the target population for the polls is a registered voter who participated in previous elections but are used to predict the outcome of the current elections, right? सिंपल सी चीज है, कोई इसमें खास बात. अंडर कवरेज हमें पता है क्या होता है. फेलिंग टू इंक्लूड ऑल द टारगेट पॉपुलेशन इन द सैम्पलिंग फ्रेम लीड्स अस टू अंडर कवरेज. सब्स्टिट्यूटिंग अ कन्वीनियंट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन फॉर अ डेजिग्नेटेड मेंबर हु इज नॉट रेडिली अवेलेबल. दिस इज इंपॉर्टेंट. सपोज मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे लिस्ट में कुछ लोग हैं. तो जैसे ही मैं यहाँ पर्सन नंबर 11 पे पहुंचा, सीरियल नंबर 11 पे पहुंचा, वहां पे एक बंदा था वलीद, राइट? एंड इफ वलीद इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, व्हाट आई डू, मैं वहां पे एक और स्टूडेंट दैट इज शाफिया, मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूं. तो दैट इज अंडर कवरेज, राइट? और ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अमूमन ऐसे किया जाता है कि अगर आपको आपकी मर्जी का सैंपल नहीं मिला तो आप ठीक आगे स्विच कर जाएं और भी आपके पास बहुत सारे सैम्पलिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं. नॉन रिस्पॉन्स, अगेन यहाँ भी सेक्शन बायस आएगा. फेलिंग टू ऑब्टेन एजुकेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चूजन सैंपल, allowing sample to consist entirely of the volunteers, such as in the case with the radio and a television call in polls, and the statistic cannot be trusted.
अगर वॉलंटियर्स की बेस के ऊपर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या होगा, जैसे आमतौर पर टीवी पे कह दिया जाता है कि आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें, तो फिर वही लोग जिनके पास एक तो वो टेक्नोलॉजी की एक्सेस होती है एंड दे हैव सम रिसोर्सेज टू डू दैट, तो फिर वही लोग वहाँ पे आते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर पास कंप्लीट पॉपुलेशन रिप्रेजेंट नहीं हो रही। What good are samples with selection bias? Though bias, either it is purposive or the judgment samples can provide valuable information, particularly in the early stages of the investigation. ठीक है, selection bias नहीं होना चाहिए and we always encourage कि अगर आप ऐसी प्लानिंग करें और ऐसे सिस्टम के साथ मूव करें जिसके अंदर आपको selection bias कम से कम रहे। बट एक चीज हम यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब नहीं बना सकते कि सेक्शन बाइस इज ऑलवेज रॉन्ग। हाँ, अगर आप अपनी स्टडी के बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हो तो वहां पर अगर आप इस तरह की कोई जब टेक्निक यूज करना चाहते हो, से इफ यू टॉकिंग अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग और द जजमेंटल सैम्पलिंग और द पर्पसिव सैम्पलिंग और द स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो उस सूरत में ये जो आपको टेक्निक्स हैं ये बाहर आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देती हैं फॉर द स्टार्ट, सो दैट यू कैन बेटर प्लान योर फ्यूचर रिसर्च। Next one is the measurement bias. This occurs when the measuring instrument has a tendency to differ from the true value in one direction. As with the selection bias, it must be considered and minimized at the design stage of the survey. Very simple definition. Unavoidable instances of the measurement bias. हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, right? For example, people sometimes do not tell the truth. अब आपको नहीं पता, अगर आपने किसी बंदे से पूछा व्हाट इज योर इनकम और एक्सपेंसेस और टैक्स व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, टैक्स तो अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद है वहां से ले सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबल इनकम है अगर आपको उसके सारे सोर्सेज नहीं पता तो अमूमन लोग इसके बारे में झूठ बोलते हैं। वेल, ये एक अनअवॉइडेबल आपका इंस्टेंस है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, सो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। पीपल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगेन अपनी जगह पे ये क्वेश्चनियर का इशू है कि लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम उन्होंने एंटीबायोटिक कब ली थी, लोगों को याद नहीं रहता कि उन्होंने लास्ट टाइम एक अच्छा डिनर कहाँ पे और कब किया था। ठीक, पीपल गिव डिफरेंट आंसर्स टू डिफरेंट इंटरव्यूअर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अगर आप एक काम करें, इफ यू आर टू इंटरव्यूअर्स सेम क्वेश्चन लेके सेम बंदे के पास चले जाएं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि लोगों के वहां पे यूनिक रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे। देयर आर मल्टीपल रीजंस। हम इस पर वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन लोग अमूमन ये डिफरेंट आंसर करते हैं। पीपल मे से व्हाट दे थिंक द इंटरव्यूअर वांट टू हियर और व्हाट दे थिंक विल इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। अब अगर तो लोगों को ये बात पता है कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है, कैसे रिस्पॉन्सेज चाहता है, कैसे रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है, या ये होता है समटाइम वो इम्प्रेस करने के लिए भी वहां बता देते। सपोज अगर आपने एजुकेशन पूछी है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज जस्ट लाइक हम कहते हैं मैट्रिकुलेटर, तो फिर वो थोड़ा सा एम्बैरस फील करेगा और वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ही कैन राइट दैट आई एम मास्टर्स इन सम सर्टेन फील्ड, राइट। तो फिर यू कैन नॉट चेक द डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम, ओके फाइन, शो अस द डिग्री और शो अस द लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स, नो वे। बट अगेन ये आपके अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं जो आपके मेजरमेंट बायस के अंदर आती हैं। Then a particular interviewer may affect the accuracy of the response by just, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो क्वेश्चन को मिस रीड कर देता है। रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज इनएक्यूरेटली or antagonizing the respondents, okay? Certain words means different things to different people. For example, do you own a car? Maybe answer yes or no depending on the respondent's interpretation of you, household or individual. से अगर आपके घर में एक गाड़ी है, right? और घर में 8 बंदे रहते हैं, तो अगर आप 8 बंदों से पूछोगे तो 8 बंदे कहेंगे yes, और at the end of the day हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि well इस हाउस होल्ड के पास 8 गाड़ियां हैं, जबकि उस पूरे घर के अंदर एक गाड़ी थी जिसको सारे के सारे लोग यूज करते थे। सो दैट इज द हम कहते हैं मिस रीडिंग और लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, और मतलब वो जो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्वेश्चन वर्डिंग एंड ऑर्डर हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन। वेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने थोड़ी देर पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि वो जो आपके क्वेश्चन है उनका सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके पास क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, राइट। फिर
आपस में क्वेश्चंस का कोरिलेशन भी होना चाहिए कि अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की इमीडिएटली बात पूछ लें। ये ना हो कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, आगे आपने बिल्कुल डिफरेंट डोमेन का क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ा नीचे जाके आप वापस आए, आपने उस डोमेन का क्वेश्चन जो कि आपने बहुत पहले पूछ लिया था उसको दोबारा पूछ रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ द थिंग्स, ऑर्डर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बायस एंड वेरिएबिलिटी? दिस इज इंपॉर्टेंट। बायस इज बेसिकली सिस्टमैटिक डिविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। हम थोड़ी देर पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, राइट? This is expected value of x bar minus mu. This is true value. जब हम true value की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि in other words we are talking about population parameter कह देते हैं। शायद हमारे पास ये थोड़ा सा और पॉइंट को, right? So that is the estimated value, that is true value, right? So bias is a systematic deviation from the true value, right? Bias and variability. Larger study doesn't decrease the bias. ये बात ध्यान में रखें कि ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा साइज को बढ़ाते जाएंगे या स्टडी का साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर आपका बायस जो है वो ना डिक्रीज करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि म्यू इज अ पॉपुलेशन मीन वेयर एज दिस फाई इज द बायस, सो म्यू एस्टिमेटर्स का मतलब है दैट इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक। अगर ये अप्रोच करना शुरू कर दे दिस, राइट, म्यू प्लस फाई, इसका मतलब ये है कि एन जैसे जैसे एन आपका बढ़ता जाए तो ये क्या होगा, आपके एक्चुअल मीन में वो वाला बायस ऐड होता जाएगा, राइट? यहाँ पे उसने यहाँ पे कोई डोज लिखी है और यहाँ पे उसने कोई ड्रग लिखी है एक्स और जब प्लेसिबो, राइट? जब उसका एन 40 था तो देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दिस वाज हियर। जब आपका एन 200 हो गया तो आपकी वेरिएशन कम होगी। जब एन आपके पास 2000 हो गया तो देखें आपकी वेरिएशन कहाँ रही, ऑल्दो कि आपका पॉपुलेशन मीन एक ही जगह पे मौजूद है इन तीनों के अंदर, राइट? सो बायस इज ऑलवेज देयर। बायस एंड वेरिएबिलिटी, there is a multitude of sources for the bias, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक आपका पब्लिकेशन बायस होता है, हम इसमें से कुछ ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेकिन इसमें से हम चाह रहे हैं कि एक दफ़ा और इसको रिव्यू कर लें सो दैट कि बायस का जो इशू है, बायस का जो फैक्टर है वो सब लोगों को इजीली क्लियर हो सके। फर्स्ट इज द पब्लिकेशन बायस, दैट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट्स टेंड टू बी पब्लिश्ड व्हाइल द नेगेटिव ऑफ द इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स टेंड टू नॉट टू बी इंक्लूडेड। वेल, अगर आप एक रिसर्च कर रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं एंड यू नो कि वो थ्योरम या वो थ्योरी या वो आइडिया पूरी हाईली एक्सेप्टेड है, राइट? और जब आप उसको अपने डेटा पे एनालाइज करते हो तो क्या होता है, रिजल्ट्स तो उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो आप वहां पे मेंशन करते हो, लेकिन अगर कोई रिजल्ट्स जो कि आपके डेटा के अंदर उस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्योरी को वायलेट कर रहे हैं, अगर आप उसको इंक्लूड नहीं करते, इसका मतलब है that is going to be the publication bias. Whereas some selection bias is there, the outcome is correlated with the exposure. As an example, a treatment tend to be prescribed to those thought to benefit for them can be controlled by randomization. Well, सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रीट करें जिनके बारे में आपको पता है कि उनको इससे फायदा होता है, तो फिर क्या होगा, अगेन यू आर डूइंग द सिलेक्शन बायस। हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड हाउ टू गेट rid ऑफ द सिलेक्शन बायस, आप सिलेक्शन बायस से अगर आप जान छोड़ना चाहते हैं तो द ओनली वे इज दैट यू हैव टू डू रैंडमाइजेशन, राइट? आप रैंडमाइजेशन कर दें कि मैंने से अगर मैं उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, आप ये कहें हम हर जो भी 10th पर्सन होगा हम उसको ये मेडिसिन देंगे। अब यू डोंट नो कि वहां पे 10वें नंबर पे किस बंदे ने आना है, ठीक? सो दैट इज द इशू इन द सिलेक्शन बायस एंड this thing is very important कि how can we get rid of selection bias just by randomization. Important बात है with respect to quiz assignment sectional. Exposure bias, differences in exposure, for example there's a compliance to treatment could be associated with the outcome. For example, patients as a patient with a side effect stops taking their treatment. Well, again लोग अगर उसको अपने ही उसके साथ अपने एक्सपोजर के साथ अगर वहां पे चीजों को यूज करेंगे और जब रिजेक्ट करेंगे तो दैट विल लीड अस टू एक्सपोजर बायस। डिटेक्शन बायस, द आउटकम इज ऑब्जर्व्ड विद अ डिफरेंट इंटेंसिटी डिपेंडिंग
the outcome is observed with the different intensity depending a number of the exposure can be controlled by blinding investigators and the patients, right? Well, अब वहाँ पे यह है कि लोगों के जो एक्सपोजर हैं से अगर आप उन्हें कहते हो कि आप एक टैबलेट खाओ या से कैप्सूल खाओ, तो आमतौर पे क्या होगा कि इस तरीके से चूँकि लोगों का एक ख़ास बिहेवियर है, लोगों का एक ख़ास ट्रेंड है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसका बड़ा अच्छा वहाँ पे तरीका ये है कि आप उनकी आंखों में पट्टी बांध के आप उनसे पूछें, राइट? जैसे वो डब वाले टीवी पे करते हैं. एनालिसिस बायस essentially the errors but also the bias caused by model misspecification and choice of estimation technique. हम already इसके ऊपर analysis bias के ऊपर ठीक ठाक बात कर चुके हैं, so we are not going to handle it now, right? Interpretation bias, a strong preconceived views can influence how analysis results are interpreted. एक आम तौर पे चीज बिलीव की जाती है कि स्मोकिंग कॉज्ड लंग्स कैंसर, राइट? अगर हम यही स्टडी करने जा रहे हैं और हम इसको मॉडल करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जहन में ये बात मौजूद है कि स्मोकिंग ऑलवेज 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 कॉज्ड लंग्स कैंसर, हमेशा, तो ये जरूरी नहीं हर जगह पे ये बात ट्रू हो. मे भी दुनिया का कोई ऐसा रीजन भी हो जहां पे लोग इतने हार्ड वर्किंग हो या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जहां पे उनके ऊपर स्मोकिंग का कोई खास इफेक्ट ना होता हो. तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर वहां पे इंटरप्रिटेशन बायस हो सकता है. अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशंस, दैट इज इफ बेसिकली इसके ऊपर दो चीजें जो हैं वो बड़ी वो इफेक्ट करती हैं. एक तो उसके ऊपर यहाँ पर ट्रू बायोलॉजिकल फैक्टर है और दूसरा टेम्पोरल है. वेरिएशन बिटवीन सब्जेक्ट्स ड्यू टू द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट and variation over time and space often within subjects. So that purely related to the instruments or the observers, right? Now here comes the questionnaire design. कि जी questionnaire design के अंदर although हम इसके ऊपर हमने कोई short but concise सी बात की थी, लेकिन चूंकि ये heading हमारे पास books में भी मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि हमें ये बात समझ आ जाए कि ये एरर्स कहाँ से जनरेट हो सकते हैं. So we have to discuss some questionnaire design. So decide what you want to find out. Well, हमने abruptly question नहीं पूछने. So the very important and the first step in any research is that first you should know आप उसमें से जानना क्या चाहते हो. Because जब आपको ये पता चल जाएगा आप ये जानना चाहते हो तो फिर आपके लिए बड़ा easy होगा कि आपने लोगों से पूछना क्या है. आप अगर किसी फैक्ट्री में मौजूद कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखना आपने उनकी कौन कौन सी मेजरमेंट लेनी है. से अगर आप एक जूस का डब्बा पिक करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके ऊपर जो वहाँ पे प्रिंटिंग मौजूद है उस पर इंटरेस्टेड हो, बल्कि अगर आप उसके कंटेंट से उनकी क्वालिटी में इंटरेस्टेड हैं, यू नीड टू नो दैट. तो आप जस्ट उस डब्बे को किसी ऐसे जनाब ऐसा हम कहते हैं सिस्टम में पुट करेंगे जो सिर्फ आपकी मर्जी का काम करे. सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, फाइंड आउट. Very important step in the writing of the questionnaire. Write down the goals of your survey or the hypothesis of your survey or the objective of your survey and be precise. To the point आपको पता होना चाहिए. No need to write some English essays on that कि I want to do this and this and this. No. You need to be very right and straight. Then write or select questions that will elicit answers to the research question and that will encourage persons in the sample to respond to the question. अगर आप टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो और शॉर्ट एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे रिस्पोंडेंट्स भी आपको आंसर करना चाहेंगे, नॉन रिस्पॉन्स एरर भी नहीं आएगा और मे बी आपके बहुत थोड़े से सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बेस के ऊपर ही आपको आपका आंसर मिल जाए. ऑलवेज टेस्ट योर क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग द सर्वे. वेल, पायलट टेस्टिंग की बात हमने की थी. अगेन यहाँ पर भी हम पायलट टेस्टिंग की बात कुछ पिक्चर में लेकर आएंगे. ज़रूरी नहीं कि जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस आप प्लान कर रहे हैं, वैसे ही लोग उसको एंटरटेन भी करें और ऑनर भी करें. नो, नॉट हम कहते हैं नेसेसरली ट्रू. आइडियली टेस्टेड ऑन अ स्मॉल सैंपल्स. इसका मतलब यह है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ideally tested on the small samples of the number of the target population. Keep it simple and clear. Well, questions that seem clear to you
as the researcher might not be clear to the respondent being interviewed over the phone or respondent with a different native language. Well, एक रिसर्च आल्दो के वो भी खैर हो रही है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछते हैं और फिर सेम क्वेश्चन को उर्दू में पूछते हैं, तो ये बात देखी गई है कि लोग जो सी चीज़ें उनकी नेटिव लैंग्वेज में होती हैं उनको ज़्यादा इजीली आंसर करते हैं. या अगर आप ये पूछते हैं जी कि आपकी एज क्या है, तो अगर आपने पूछा आपकी उम्र या उम्र लिखें तो लोगों को बात समझ आएगी. व्हाट इज़ योर एज? मे बी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड ना करते हों. सो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपकी लैंग्वेज का इशू आएगा. फिर बात को बड़ा सिंपल रख के पूछने की कोशिश करें. अगर आप उसे जितना कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे वहां पे आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर भी आ सकते हैं और वहां पर आपके पास नॉन रिस्पॉन्स का भी एरर आ सकता है. हमने पहले ये बोल दिया कि टू द पॉइंट बात करें. जो बात आपने पूछनी है वो आप टू द पॉइंट पूछें. ठीक है. आप जानना चाहते हैं वहां पे स्ट्रेट अवे पूछें. मे बी समटाइम्स यू हैव टू बी बिट डिप्लोमेटिक. अगर कहीं पे कोई पर्सनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो गए वहां पर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं. लेकिन बहरहाल कोशिश यही किया जाए कि वहां पे जहां बहुत ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चन ना पूछे जाएं. रिलेट योर क्वेश्चन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट. In some disciplines, a standard set of questions has been developed and tested, and these are then used by the subsequent researchers. Well, फार्मास्यूटिकल साइड के ऊपर या मैनेजमेंट साइंसेज के ऊपर या क्वालिटी कंट्रोल साइड के ऊपर क्या होता है कि अगर कोई खास तरह की रिसर्च है क्वालिटी कंट्रोल की, एचआर की या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो उनके ऑलरेडी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. राइट. तो वो इजी टू इंटरप्रेट है, उनका एनालिसिस भी मौजूद होता है, हमारे पास उनके रेफरेंस या ऐसे प्रेसिडेंस भी मौजूद होता है. सो दैट इज बिट इजी फॉर अस टू कहते हैं एलेबोरेट. बट रिमेंबर वन थिंग दैट आपने हर क्वेश्चन में कोशिश यही करनी है कि वहां पे उसका इंटरेस्ट है वो डेवलप रहे. ठीक है. जो बंदा जवाब दे रहा है वो बहुत खुशी के साथ जवाब, उसको पता हो गया इससे आंसर से क्या क्या चीजें फाइंड हो सकती हैं. डिसाइड वेदर टू यूज ओपन और क्लोज क्वेश्चन. हमने पहले भी ये बात की थी. ये क्लोज क्वेश्चन होते हैं ये हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लमैटिक होते हैं बिकॉज उसमें बंदे के पास ऑप्शन होता है वो जो उसका दिल करता लिखे. सो हैंडलिंग योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर ऑलवेज डिफिकल्ट. वेयर एज योर क्लोज क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज क्वेश्चन, जिनमें आपने पर्टिकुलर ऑप्शन स्पेसिफाई किए होते हैं, दैट दोज क्वेश्चंस आर नोन एज क्लोज क्वेश्चन. सो आप ये देख लें. वैसे your questionnaire ideally should be having like more closed question as compared to open. Okay. Report the actual question asked. सीधा जो क्वेश्चन पूछना है वही पूछें, बात खत्म. Avoid questions the prompt or the motivate the respondent to say what you would like to hear. No, ऐसे नहीं. Right. Don't make it open ended. अब उसमें वो कुछ भी कह सकता है. So whenever you will go for the analysis, so it will create analysis bias, right? Use forced choice rather than agree disagree question. ठीक. Some people will agree with everything. Maybe अगर आप कभी यहाँ वैसे स्टूडेंट की वो जब फीडबैक्स के ऊपर बात करें तो मोमेंट स्टूडेंट कहते हैं ओके फाइन, गुड, बैड, तो वो इतना उसको यहाँ बॉदर नहीं करते. सो वो कह रहा है यूज फोर्स चॉइस. वहाँ पे जब आप ऐसा बाकायदा चॉइसेस दें, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए और ये नहीं कि आप ऐसे एग्री करते नहीं करते. मे भी उसका पता लिखते ए बात खत्म. ठीक है, अपनी जान छुड़ाने के लिए. सो दिस इज अप टू यू दैट यू हैव टू मेक इट. सो आस्क ओनली वन कॉन्सेप्ट इन ईच क्वेश्चन. हाँ, एक ही वक्त में उससे 10 बातें मत पूछें. एक क्वेश्चन में उससे एक ही बात पूछें. इन पर्टिकुलर अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन. पे अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑर्डर इफेक्ट. क्वेश्चन ऑर्डर इफेक्ट पे आपने यही देखना है जो आपके क्वेश्चंस के ऑर्डर बने हुए हैं वो कहीं पर उसकी मेंटालिटी पे इफेक्ट तो नहीं कर रहे. राइट. नाउ हियर इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन. ये डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है. हम काफी देर से बात कर रहे हैं सैंपल डेटा कलेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला. अब देखिए डेटा कलेक्शन की बात नहीं की है. राइट. सो व्हाटएवर there are so many ways, right? First of all, we need to know there are basically 2 approaches, right, of the data. जिसमें से क्या होता है,
इनफैक्ट वी आर जस्ट रिव्यूइंग, सो जब भी रिव्यू किया जाता है तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ओके, सो इसकी भी एक स्लाइड होनी चाहिए थी। वी आर हैविंग अ प्राइमरी डेटा और वी आर हैविंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है लाइब्रेरीज में, मौजूद है, रिसर्च पेपर्स में मौजूद है, बुक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, लिटरेचर में मौजूद है, वो क्या सिर्फ आपने वहां से कलेक्ट करना है, उठाना है उसको। सो नो नीड टू प्लान एनीथिंग, नो इनफैक्ट एनीथिंग का वर्ड शायद मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इसके लिए आपको फुल फ्लेज कोई सर्वे वगैरह प्लान करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपका कोई प्राइमरी डेटा यानी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि इससे पहले रिसर्च नहीं हुई, तो फॉर दैट यू विल हैव टू डिजाइन अ कंप्लीट सैम्पलिंग डिजाइन, राइट। किस इसमें सैंपल साइज क्या होगा, सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग डिजाइन कैसे होगी, किस तरीके से सैंपल ड्रॉ किया जाएगा, कैसे वेरीफाई किया जाएगा, सारे बाइसेस कैसे इनकाउंटर किए जाएंगे। सो हम यहाँ पे ये काम करते हैं। सो फॉर द डेटा कलेक्शन वी हैव डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज द पर्सन इंटरव्यूज। Simply get your questionnaire, go to that particular person and ask the question and like fill it, right? Very easy but time consuming and maybe cost effective भी ना हो ये, right? अब अगर आपने 500 का सैंपल उठाना तो 500 बंदे वो डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग करना है, टाइम निकालना, मे बी एक क्वेश्चन को फिलअप करते हो आपको घंटा लग जाए, तो 500 आवर्स बहरहाल एक हेल ऑफ द टाइम है। बहरहाल इससे एक फ़ायदा हमें ज़रूर होता है कि आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपने कोई बायस शो नहीं किया तो यू विल बी एबल टू गेट सम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। देन अनदर अप्रोच इज अ टेलीफोन इंटरव्यूज, राइट। यू जस्ट पिक योर टेलीफोन डायरेक्टरी एंड सेलेक्ट सम पीपल आउट ऑफ दैट, ओके, एंड उनको आप फ़ोन कॉल करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोगों को या तो क्वेश्चन समझ नहीं आते, इवन अगर क्वेश्चन समझ आ भी जाएं तब भी वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि लोग उसको आंसर नहीं करते एंड वो अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। तो फिर अब वहाँ पे आपका नॉन रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ के अंदर नॉन रिस्पॉन्स एरर्स आने के चांसेस कम हैं, वेयर जो टेलीफोन इंटरव्यूज़ में नॉन रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड आपके क्वेश्चनियर, ठीक है, आपने जस्ट सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं और लोगों से कहा है कि उसको फिलअप करें, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? सपोज हम ये कहते हैं एक कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है तो वहाँ पे लेबर के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, तो एक तरीका तो यह है कि हम उसका एक क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लें और वो क्वेश्चनर वहाँ भिजवा दें, ठीक है, और उनसे कहें कि आप इसे फिल करें कि आप उनको कितनी सर्विसेज देते हो, आप उन्हें कितनी सैलरी देते हो, रेस्ट टाइम कितना देते हो, सेफ यू टॉकिंग अबाउट स्टील फैक्ट्री, क्या वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का क्वेश्चन फिलअप करवाएंगे तो वो हमेशा सब गुड सब ग्रीन की पिक्चर आएगी। बट अगर आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए चले जाएं, खुद खड़े हो जाएं, वहाँ देखिए क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी लेबर है वो कितने आवर काम कर रही है, वहाँ पे लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे खाने की फैसिलिटी क्या है, वहाँ पे रेस्ट की फैसिलिटी क्या है, तो दैट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है, लेकिन यहाँ पे इसमें इंटरव्यू और बायस है, जो आपका सिलेक्शन बायस है ना, वो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर, वो बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। So here we are having some concluding remarks about this lecture. So I would like to read it first. In real life, often sampling is driven by funding. So some monetary concerns तो बहरहाल हैं ही हैं, क्योंकि जब भी सैम्पलिंग की जाएगी आपका पैसा इन्वॉल्व होगा। You have to hire some expert peoples, okay? आपको वहाँ पे जब गाड़ियाँ भी चाहिए होंगी, आपने ट्रैवल भी करना है, आपने खाना भी खाना है, सो बहरहाल वहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, सो फंडिंग। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट एंड द सैम्पल साइज, बट नॉट एज ईजी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉपर सैम्पलिंग वर्सेज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। वेल, हमें ये बात तो समझ आती है कि अगर आपका सैम्पल साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन हम यूजुअली इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर सैम्पलिंग एंड द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कि अगर आपने कहीं प्रॉपर सैम्पलिंग करनी है तो वो करने पे अगर आपको कॉस्ट भी देनी पड़ती है तो वो कॉस्ट पे कर दें, बिकॉज अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो देन यू विल हैव टू गो फॉर दैट। In real life, only a single sample is taken and the difference from the estimate and that of the truth can't be quantified, right? So
another reason many people go for the quantity. तो आमतौर पे अमूमन एक ही सैंपल लिया जाता है और उसी की बेस के ऊपर हम तमाम के तमाम एस्टिमेट्स निकालते हैं. So इसका मतलब ये हो गया कि वो जो ट्रुथ है एस्टिमेटेड, यानी आपका जो बाइस है, हमने क्या कहा था, x बार माइनस म्यू, आपका सैम्पलिंग एरर जो है वो बेसिकली हम कहते हैं क्वान्टिफाइड नहीं किया जा सकता. बिफोर कलेक्टिंग डेटा थिंक गार्बेज इन गार्बेज आउट, दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. डिसाइड कर लें, और ये अमूमन ये बेसिकली आपकी कंपनी की, आपकी फैक्ट्री की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे, उनके बजट पे डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है. तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आम तौर पे वो कहती है क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बेशक साइज छोटा हो लेकिन हो आउटस्टैंडिंग, हो जबरदस्त, राइट. सो बिफोर कलेक्टिंग डेटा थिंक garbage in garbage out, quality over quantity. So whenever you are using statistical test, p-values may often be performed, calculated using the convenience sampling, but they truly have no meaning when calculated on a convenience sampling. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आमतौर पे सोशल रिसर्च के अंदर लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट भी लगा लेते हैं और पी वैल्यूज भी निकाल लेते हैं. जबकि आप एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर पी वैल्यू की या सिग्निफिकेंस की, ये एक नई टर्म है आपके लिए, लेकिन एनीवे हम इसे किसी और लेवल पे भी देखेंगे. हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग की कोई वर्थ नहीं होती, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर सकते वहाँ पे. सो फाइनली द रिसर्चर्स नोट दैट कि जी मच इज ईजियर सेड देन डन, दैट इज टू टेक अ प्रॉपर सैंपल इज मच ईजियर सेड देन डन. सो हमें ये पता है कि एज ए बीइंग रिसर्चर ये एक अच्छी और आसान बात है कि हम एक अच्छा सैंपल पिक कर लें, रादर कि हम ये कह दें कि सब अच्छा है. सो इट वुड लाइक सेव अस, राइट. सो फार हम आज के लेक्चर को इस ही स्लाइड पे कंक्लूड करते हैं और आई होप कि हम ऑलमोस्ट वी आर डन विद ऑल द बेसिक रिव्यूज. वेल, मेरा प्लान ये था कि हमारे 4 लेक्चर्स ये कंज्यूम करेगा, बट इसने 5 लेक्चर कंज्यूम किए, लेकिन हम 5th को इनफैक्ट उसका हिस्सा नहीं समझ रहे अपने रिव्यू का, बल्कि आज हमने ज़्यादा बातें हमारी सैम्पलिंग के ऊपर हुई हैं. अब हम अपने प्योरली जो हमारा कोर्स है, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम सिर्फ सैम्पलिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट हो सकता है कि अगले लेक्चर में हम अपने असल कोर्स की तरफ भी स्विच कर जाएँ. सो वट वी हैव अंडरस्टूड सो फार इज़ दैट हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं. फिर हमने ये भी देखा कि सैम्पलिंग एरर्स को कैसे हम लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो हमने एनालिसिस एरर और एस्टिमेशन एरर के ऊपर बात की. हमने ये देखा कि हाउ कैन वी रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर्स, बिकॉज नॉन सैम्पलिंग एरर हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं, ठीक है. देन हमने बात की सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं. सैम्पलिंग एरर बेसिकली यही होता है कि आपका जब डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड द ट्रू वैल्यू. देन हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सैम्पलिंग एरर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं. उसमें सैम्पल साइज था, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, आपकी पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी, सैम्पल डिज़ाइन था. देन हमने देखा कि हाउ कैन वी रिड्यूस सैम्पलिंग एरर. देन वी टॉक्ड अबाउट द बायसेस. हमने सिलेक्शन बायस के ऊपर बात की. हमने ये देखा कि जब भी हम यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग या से जब जजमेंटल सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हमने कहा सिलेक्शन बायस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन हमने अंडर कवरेज और नॉन रिस्पॉन्स की बात की थी. फिर हमने मेजरमेंट बायस के ऊपर बात की. हमने उसकी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस देखी जहाँ पर हमने कहा मेजरमेंट बायस आएगा ही आएगा, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट वी कैन इम्प्रूव इट, राइट. देन हमने बायस एंड वेरिएबिलिटी की बात की. फिर हमने डिफरेंट तरह के बायस है जिसमें पब्लिकेशन बायस, सिलेक्शन बायस, एक्सपोजर बायस, डिटेक्शन बायस, एनालिसिस बायस एंड इंटरप्रिटेशन बायस देखा. देन हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन के ऊपर कुछ बातें की कि जब भी हम क्वेश्चनर को डिज़ाइन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और हमें किन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करना चाहिए. देन हमने बात की डेटा कलेक्शन की कि जब भी डेटा कलेक्शन की बात हो रही तो हमारे पास सबसे पहले 2 तरह के डेटा होते हैं. वी आर हैविंग हमने कहा प्राइमरी डेटा एंड आवर सेकेंडरी डेटा, राइट. और हमने फिर देखा कि हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे अप्रोचेस अवेलेबल हैं. वी टॉक्ड अबाउट पर्सनल इंटरव्यूज़, वी टॉक्ड अबाउट टेलीफोन इंटरव्यूज़, वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्स, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस. एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर लास्ट 2 लेक्चर्स, बिकॉज हमारा ये लेक्चर और उससे पिछले लेक्चर ये एक दूसरे की कंटिन्यूएशन में चल रहे थे,
right? So inshallah in next lecture we will be having some discussion on the sampling techniques, right? हमारा पूरा कोर्स बेसिकली सैम्पल टेक्निक पे ही बेस करेगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम इन जनरल सारी टेक्निक्स को एक ओवरव्यू, एक लुक देने की कोशिश करेंगे. फिर हम ये स्टेप बाय स्टेप हर टेक्निक के अंदर जाके जो जो सब चीज़ें अटैच्ड होंगी हम उनके ऊपर बात करेंगे, राइट? सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह आपका हामी नासिर हो. आपसे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में मुलाकात होगी. सो अल्लाह हाफिज़.